वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज के डिस्कशन आज डेट है 9 नवंबर, सैटरडे है, वीक का लास्ट डे है। तो देखिए एक्चुअली आज अगर आप न्यूज़ देखोगे ना तो एक ही इशू है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, 7 जज की बेंच बैठी हुई थी। ठीक है, 1967 का केस था, नियरली 50 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं इसको। इस केस के बारे में जो है वर्डिक्ट देना था। केस क्या था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्या वो माइनॉरिटी है, ठीक है, इसके साथ इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, और इसके अलावा नॉन जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मेजरली इस जो शुरुआत करा था इसको मुस्लिम के द्वारा ही किया गया था। तो क्या यहाँ पे नॉन मुस्लिम हो सकते हैं? तो इन सब चीज़ों के बारे में ये केस था, ठीक है। तो ये पूरे न्यूज़पेपर में आज यही है, और इसके अलावा एक आर्टिकल यहाँ पे एक्सचेंज रेट के ऊपर है। ये 2 आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अब शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार ना हिस्ट्री देख लेते हैं, इस पूरे केस का मामला क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें, जो एएमयू है इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया था। जब ये बना था ना तो ये पहली बार में एएमयू यूनिवर्सिटी नहीं था, पहले ये कॉलेज था, MAO के नाम से, यानी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से था, ठीक है। उसके बाद 1920 में क्या हुआ, MAU कॉलेज बिकम्स AMU आफ्टर द AMU एक्ट इज़ इनैक्टेड, ठीक है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये 1920 में बना, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही ये यूनिवर्सिटी बन चुका था, ठीक है। इसके अलावा 1950 में जब हमने फ्रीडम ले लिया तो हमारे जो पार्लियामेंट है उन्होंने क्या किया, AMU जो इंस्टीट्यूशन है इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का एक तवज्जो दिया। और उसके बाद 1951 में ये AMU के अंदर में इन्होंने बोला कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो भी मेंबर्स बन सकते हैं AMU कोर्ट के अंदर, और इट्स सुप्रीम गवर्निंग बॉडी जो थी इसकी AMU में, उसमें भी नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1965 में जो है एक अनदर अमेंडमेंट किया इसमें, ये बोलते हुए कि AMU की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जो पूरे यूनिवर्सिटी की जो भी डिसीजंस मेकिंग बॉडी होगी, उसमें सुप्रीम गवर्निंग बॉडी जो है वो अब नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस जो है यहाँ पे किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1967 में सबसे बड़ा चेंज ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है रूल को चैलेंज किया गया इसमें कि AMU जो है यहाँ पे कैन नॉट क्लासीफाई एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो मतलब यहाँ पे इशू जो शुरू हुआ ना वो 1967 में हुआ था, जिसमें ये बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कि भैया जो AMU है ना इसको आप जो है ये एक केस आया था अजीज़ बाश केस, ठीक है। AMU को आप जो है माइनॉरिटी नहीं डिक्लेयर कर सकते, ये अजीज़ बाश का केस अभी आएगा, मैं बताऊंगी आपको। लेकिन ये मुद्दा जो है 1967 से शुरू हुआ। उसके बाद 1981 में जो है NDA की गवर्नमेंट थी, सॉरी UPA की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं MU का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि MU जो है एजुकेशन और कल्चरल पर्पज से ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही बनाया गया है, वही चीज़ मेनटेन रहेगी। और इसके साथ साथ इन्होंने 2005 में क्या किया, MU के अंडर में 50% रिजर्वेशन किस चीज़ के लिए कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए कर दिया गया 2005 से। याद रखिएगा 2005 से पहले रिजर्वेशन का कोई फिनोमिना नहीं था, ठीक है। उसके बाद 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, जो 1981 का जो जजमेंट था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि AMU के अंडर जो है जो यूनिवर्सिटी है वो मेनली मुस्लिमों के लिए है, उनकी एजुकेशन और उनके कल्चरल एडवांसमेंट के लिए, उसको 2006 में इलाहाबाद कोर्ट ने क्वैश कर दिया, ठीक है, यानी इसको नल एंड अवॉइड कर दिया। उसके बाद फिर NDA गवर्नमेंट की सरकार 2016 में आती है, केस चलता रहा, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फाइनली 2016 में फिर जो है UPA गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है इन्होंने कहा NDA गवर्नमेंट ने कि एक्चुअली क्या है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना ये इनको स्पेशल दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जो SC ST OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो रिजर्वेशन मिलता है वो वैसा रिजर्वेशन इनको नहीं मिलता है, ठीक है। और 2019 में वापस ही है ना सुप्रीम कोर्ट के जज बेंच के पास गया, तो उन्होंने जो है 3 जज बेंच ने ये डिसाइड किया कि अब ये जो केस है ना ये 7 जज बेंच के पास जाएगा, जो चीज़ अब 2024 में 7 जज की बेंच ने जो है इसमें सुनवाई दी है, ठीक है। ऑल्दो लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए इसका फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आया है। आप ये नहीं बोल सकते कि जो 7 जज की बेंच मेजॉरिटी है इसमें 4 तो सपोर्टिव में थे और 3 अगेंस्ट में थे, और जो सपोर्टिव में थे इनमें से हमारे CGI जो चंद्रचूड़ जी हैं वो भी थे। इसमें
क्या हुआ मैं बता देती हूँ पहले कि एक्चुअली इन्होंने बोला है इन 4 जजों ने मिलके मेजॉरिटी में कि 3 जजेस की एक पैनल कमेटी बैठेगी, ठीक है। अब वो डिसाइड करेगी कि क्या एएमयू जो है वो माइनॉरिटी, अब बात तो ये आ गई कि एएमयू को माइनॉरिटी का दर्जा देना है। अब बात आ जाती है कि माइनॉरिटी किस पर्सपेक्टिव में आप कह रहे हो, है ना। अब यहाँ ये केस तो खुल गया, मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू को जो है आप माइनॉरिटी मानोगे। एक्चुअली मुद्दा यहाँ उठा था कि ना, मतलब आपको पता होगा आर्टिकल 30 के अंडर में, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 30 में एक प्रोविज़न है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशंस सरकार के द्वारा फंडिंग होती है तो उसे आप जो है माइनॉरिटी नहीं कह सकते। और दूसरी बात, उसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग होती है तो आप पर्टिकुलर रिलीजन के जो ग्रंथ होते हैं या उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे करोड़ों में जो है गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग भी होती है और यहाँ पे जो मुस्लिम्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो इनके ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो मैं आगे और बताऊंगी। लेकिन अभी फाइनली ये हुआ है कि अब ये केस जो है माइनॉरिटी, बोला गया कि एएमयू जो है माइनॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी का क्या क्राइटेरिया होगा इस चीज़ को डिसाइड जो है 3 जज की बेंच डिसाइड करेगी आने वाले टाइम पे, ठीक है। क्योंकि हमारे जो सीजीआई है, अब देखिए इनका लास्ट डे था ये, ठीक है, वो रिटायर हो चुके हैं। अब मिस्टर जस्टिस खन्ना, जो मिस्टर खन्ना है वो अब सीजीआई बनेंगे हमारी, ठीक है। तो देखते हैं आगे 3 जज बेंच बैठती है वो क्या देते हैं। लेकिन अभी जो फ्राइडे को जो हुआ है वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं वापस से एक बार कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शंस देती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इसमें क्या है, 7 जज की बेंच बैठी हुई थी। ऑल्दो ये जो है पहले ही डिसाइड हो चुका था, 2019 में जो है डिसाइड हुआ था कि 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जज बैठेगी और ये डिसाइड करेंगे कि क्या इसको माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले शुरुआत केस 1967 से होती है, जहाँ से एस अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इन्होंने कहा कि एएमयू वॉज नीदर एस्टैब्लिश नॉर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मुस्लिम माइनॉरिटी। पिटिशनर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली गई कि भैया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, इसको गठित ना तो किसी मुस्लिम ने किया और ना ही जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन है और ना ही कोई मुस्लिम करता है, तो फिर आप इसको माइनॉरिटी कैसे दर्जा दे रहे हो, ठीक है, जो चीज़ आपका आर्टिकल 30 का उल्लंघन है। ये केस सबसे पहले शुरू हुआ 1967 में एस अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में, ठीक है। अब बात आ जाती है कि एक और चीज़ मैं आपको बोल दूं, क्योंकि इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन माना है ना, देखिए यहाँ पे आपके सामने एक डेटा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1877 एक्चुअली सैयद अहमद खान ने इसको शुरुआत करी थी 1877। दैट मीन्स आपको पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स के टाइम से पहले ही यहाँ पे जो है एएमए का ओरिजिन जो है एक मुस्लिम ने ही किया था, सैयद अहमद ने ही किया था। लेकिन उसके बाद इसे एएमयू घोषित कब किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में ब्रिटिशर्स के एरा पीरियड में, है ना, जब पॉलिटिकली ब्रिटिशर्स संभाल रहे थे। तो यहाँ पे जो ये वाला 1967 का जो केस था ना, इस केस में ना इन्होंने 1920 को ही ओरिजिन माना है, 1877 को नहीं ओरिजिन माना है, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी बात फिर क्या होता है कि 1981 में, इसके बीच में और भी केसेस होते हैं। 1981 में सबसे बड़ा चेंज क्या किया, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने बोला, इसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और बोला कि इस इंस्टीट्यूशन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, वो सीधा सीधा जो है कल्चर और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया गया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम्स की, ठीक है। और दूसरी बात फिर उसी के ही आगे 2005 में भी जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या करा, एएमयू को जो है 50% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर द मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए अलाउ किया गया एएमयू के द्वारा, ठीक है। लेकिन 2006 में जो है इलाहाबाद कोर्ट ने इस चीज़ को स्ट्रक डाउन कर दिया, इस रिजर्वेशन को। और 1981 में जो सुप्रीम कोर्ट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि जो एएमयू है वो माइनॉरिटी इसलिए है क्योंकि वो मुस्लिम्स के जो कल्चर और एजुकेशन है उसी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, उसको भी जो है यहाँ पे नल एंड अवॉइड कर दिया था इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा 2006 में, ठीक है। फिर उसके बाद ये केस जो है चलता रहा। 2019 में 3 जज की बेंच बैठी थी जिन्होंने कहा कि ये 7 जज बेंच को जो है दी जानी चाहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब छोटी बेंच से बड़ी बेंच में जजेस के नंबर जब बढ़ते हैं ना, दैट मीन्स कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ पे, इसीलिए जो है जजेस की बेंचेस जो है बढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है छोटे मोटे हर बात पर जो है जजेस की बेंच बढ़ा दी जाएगी, जब कॉन्स्टिट्यूशनली कोई बड़ा चेंज होगा तो यहाँ पे जजेस जो है बढ़ा दिए जाते हैं केसेस में, ठीक है। अभी तक का सबसे बड़ा
जज जो है 13th जजेस का केशवानंद भारती केस 1973 का रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद अब बात आ जाती है कि जो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शंस है एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस क्या कहता है। तो देखिए क्या होता है कि अंडर आर्टिकल 31 क्लॉज में ऑल माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर चॉइस। इसके अलावा जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें एग्जेम्प्ट करता है जो SC और ST को रिजर्वेशन मिलती हैं, ठीक है। अब माइनॉरिटीज़ का स्टेटस जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए भी जो है अलाउ करती हैं। इसके अलावा इसमें ये भी है कि ये अपने माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 50% से ज़्यादा जो रिजर्वेशन 50% के आसपास जो अपना रिजर्वेशन है वो रख सकते हैं और इवन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात क्या आई, अब जो जजेस थी मतलब 4:3 का जो जज था फ्राइडे को, उसमें 4 जजेस ने क्या बोला है उसमें स्पेसिफिकली जो थे वो थे DY चंद्रचूड़, इसके अलावा संजीव खन्ना, JB पर्दीवाला और मिस्टर मनोज मिश्रा, ठीक है। इन चारों ने फेवर में सपोर्ट किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एक्चुअली इसका जो वो था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो जब सेटअप होती हैं उसका मेन मोटिव ही किसी भी लैंग्वेज या कल्चर को कंजर्वेशन करने के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने कहा इट नीड नॉट टू बी द ओनली पर्पस, लेकिन इसके अलावा सिर्फ यही एक पर्पस नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विल नॉट लॉस इट्स माइनॉरिटी कैरेक्टर by admitting students belonging to non-minorities, ठीक है। इसके अलावा सेक्युलर एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड एट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस विदाउट अफेक्टिंग इट्स माइनॉरिटी कैरेक्टर। सेक्युलर एजुकेशन यानी और भी रिलीजन्स और भी कल्चर्स के बारे में आप पढ़ा सकते हो। इसके अलावा इफ़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैज़ रिसीव्ड एड फ्रॉम द गवर्नमेंट नो स्टूडेंट कैन बी फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन रिलीजन इंस्ट्रक्शंस। यानी सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बेंच ने ये भी बोला कि अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशंस अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ग्रांट ले रही है, एक्चुअली क्या अभी लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात है, इन्हें जो है नियरली 5000 करोड़ के आसपास जो है इन्हें फंडिंग मिली थी, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में मिलती है इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला कि अगर कोई इंस्टीट्यूशंस एड लेती है गवर्नमेंट से तो आप वहाँ के स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपको ये पर्टिकुलर रिलीजन को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा आउट ऑफ द और इफ़ द इंस्टीट्यूशंस फुली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स इट कैन नॉट प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हाउएवर दीज इंस्टीट्यूशंस मस्ट स्टिल बी कंसिडर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लेकिन फिर भी जो है अगर ये फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा होती भी है तो भी जो है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ही कहलाएंगी। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने 2 चीज़ पे इन्फोसाइज किया है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि अगर AMU को डिसाइड करना है कि ये माइनॉरिटी है या नहीं है तो ये 2 चीज़ पे होगा। पहली बात तो उसका एस्टैब्लिशमेंट, जो इंस्टीट्यूशन है वो एक्चुअल में बना कब था, मतलब कब बना था, किसके द्वारा बनाया गया है, उसका क्या आइडिया था, ये आपको पता लगाना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन्होंने बोला है कि अगर आपको इंस्टीट्यूशन का जो है एस्टैब्लिशमेंट पता चल गया, उसका ब्रेन पीछे का जो ब्रेन माइंड था, मतलब जिन्होंने एस्टैब्लिश किया वो पता चल गया विद प्रूफ के साथ, विद रिसोर्सेज के साथ, वो चाहे लेटर के फॉर्म में हो सकता है या किसी न्यूज़ ऑफिशियल डेटास के बेसिस पे हो सकता है, तो इससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो एस्टैब्लिश बाय मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। क्योंकि इन्होंने बोला ना केस 1967 में जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट में यही बोला गया था कि जो इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटीज़ के द्वारा नहीं बनाया गया है उसको क्यों आप माइनॉरिटी का दर्जा दे रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पे अगर बाई चांस मान लीजिए कि ये भी देखना होगा कि इसका पर्पस क्या सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए ही बनाया गया है, इसका मेन कम्युनिटी के लिए क्या था, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात जो है इसका दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक बार मैं ऊपर बता देती थोड़ा और, ठीक है। और इसके अलावा इनमें ये बोला कि हु कॉन्ट्रीब्यूट द फंड फॉर द इंस्टीट्यूशंस, हु ऑब्टेन, हु डोनेटेड, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात जो है, अगर हम देखिए यहाँ पे वही थोड़ी बेसिक हिस्ट्री जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली अब बात आ जाती अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो देखिए अगर कोई, क्योंकि यहाँ पे केस में तो ये बोला गया था कि जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो किसी नॉन मुस्लिम के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो केस में डेट लिया गया है वो 1920 लिया गया है, 18 जो आपका ये कौन सा डेट है, एक मिनट, ये 1877 नहीं लिया गया है जब एक्चुअल में सैयद अहमद खान ने बनाया गया था। क्योंकि एक्चुअली क्या है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, सैयद जी ने जब
जब बनाया था वो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। 1920 जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना वो 1920 में बना था। ठीक है, तो ये एक मेजर जो है डिफरेंस आ रहा है, जो क्लैश हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि जब सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था 1870 में, शुरुआत उसकी वहीं से हुई है। तो ये एक मुस्लिम है, तो ऑब्वियसली एक मुस्लिम है, तो ये माइनॉरिटीज़ के द्वारा बना हुआ है, तो ये चीज़ तो फुलफिल हो ही रही है ना कि एक मुस्लिम के द्वारा ही जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है, जिसकी वजह से आप अब इसके एस्टैब्लिशमेंट में ये श्योरिटी ले सकते हो कि एक माइनॉरिटी का ही ये इंस्टीट्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे जो है 1920 का जो है टाइम पीरियड को लिया जा रहा है इस केस में। ठीक है, दूसरा जो मेन इशू है वो ये है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है दो तरीके से। पहला तरीका तो आपको ये देखना होगा कि एस्टैब्लिशमेंट किसने किया है, कौन कर रहा है, उसको फंडिंग कौन कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन, कि क्या इसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसके जो कम्युनिटी होती हैं, ठीक है, कि उसको जो हेड करते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है कि क्या माइनॉरिटीज़ ही इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, या इसके डे टू डे लाइफ के लिए इनके माइनॉरिटीज़ ही हैं, या फिर नॉन माइनॉरिटीज़ के स्टाफ्स हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशंस निकालना होगा। अगर इफ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रोटेक्ट या प्रमोट कर रही है इसके माइनॉरिटीज़ के लिए, अपने रीजनेबल के लिए, तो फिर ये ठीक है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा जैसे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली पता क्या बोला जा रहा है कि जब अगर देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब हुआ था, कब बना प्रॉपर तरीके से, जनवरी 26 1950 में। तो इन्होंने बोला है कि जो ऑपोजिशन है उसमें ये केसेस में लगाया गया कि एक्चुअली ये जो एएमयू बनाया गया था ना उस समय, क्योंकि ये 1920 में बनाया गया, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, एक्चुअली ये वेस्ट के कल्चर और वेस्ट के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही जो है ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पिटिशनर्स के द्वारा इस चीज़ को बताया गया, और यहाँ पे गवर्नमेंट जो वो है सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पिटिशनर ने ये बोला कि अगर आप 1950 से पहले का टाइम पीरियड देखोगे तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का ही एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा रहा है। और इवन यहाँ पे सेंटर ने ये आर्ग्यूमेंट किया है गवर्नमेंट की तरफ से कि सेक्शन 13 और 14 जो एएमयू एक्ट है वो ओवर राइडिंग करता है अथॉरिटीज़ के लिए, कि यहाँ पर जो है पावर मेनली एएमयू के द्वारा गवर्नमेंट तक जो है मेनली कंट्रोल है इसका, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन क्या किसका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ावा देती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आओगे इशू। लेकिन देखिए अभी एक्चुअली क्या क्लियर हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है कि माइनॉरिटी में ही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये भी बोला है कि माइनॉरिटी सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होगा कि ये इनके एजुकेशन, इनके कल्चर, इनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि भैया ये डिसाइड कैसे होगा, एक तो इनके जो एस्टैब्लिशमेंट है कि ये बनाया किसने, इसके अलावा इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब फाइनल जो डिसीजन होगा ना, देखिए अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, फाइनल डिसीजन कौन करेंगे, 3 जज की बेंच बैठेगी। ठीक है, वो पूरी तरीके से ये डिसाइड करेंगे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कौन है। ठीक है, उनके क्राइटेरिया क्या है, उनका होलिस्टिक जो है पूरा अप्रोच जो है वो क्या क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि सेम चीज़ें जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि ये 2-3 आर्टिकल मिक्स हैं, सेम ये डेटा है, हमने पढ़ लिया कि अजीज़ के बादशाह वाला जो आर्टिकल है, और इसके अलावा जो आर्टिकल 30 है वो क्या कहता है, और 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना था, ये पूरी हिस्ट्री सेम रिपीटेड है। इसके अलावा यहाँ पे राइटर जो है थोड़ा तारीफ़ कर रहे हैं कि जैसे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, ठीक है, फिलोसोफर भी थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर कोई डेमोक्रेसी है और वो अपने लोगों को जो है माइनॉरिटीज़ जो हैं स्पेसिफिकली उन्हें अगर दर्जा या उन्हें जो है उनके राइट्स को नहीं दे रही है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस डेमोक्रेसी का। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे जैसे केरला एजुकेशन बिल केस में भी एक बार माइनॉरिटी का केस आया था। अजीज बादशाह 1967 का राइटर बता रहे हैं कि जब ये केस आया था कि उन्होंने सीधा सीधा बोला 1967 में कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो एक्चुअली माइनॉरिटीज़ के द्वारा नहीं बनाया गया, तो उस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है राइटर तारीफ़ कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अभी तक का जो है 11 जज बेंच जो टीएमए पाई फाउंडेशन 2002 का केस था, उससे भी बड़ा जो है डिसीजन इन्होंने लिया है। मतलब इस बड़े जज बेंच ने भी नहीं ले पाए जो 7 जज बेंच ने लिया है इस बार। ठीक है, और सेम अब ये पूरा केस 1 बाय 1 यहाँ पे कंपेयर बताया जा रहा है कि क्या क्या है, वो सेम पूरी स्टोरी है। और फाइनली देखिए यहाँ पे ये बता दिया गया है कि 3 जज की बेंच जो है वो डिसाइड करेगी कि एएमयू का जो माइनॉरिटी का कैरेक्टर है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी धीरे धीरे मतलब इसका केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक दरवाज़ा इस चीज़ का खुल गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आर्टिकल एक बार चल देते हैं, लास्ट है। देखिए एक्चुअली क्या है, रिसेंटली अभी ना राइटर बता रही है कि यूएस डॉलर और जो रुपी है,
ठीक है, इनके स्टेबिलिटी के बीच में जो डिफरेंसेस है, ठीक है, राइटर बता रही हैं कि अभी आपको पता होगा कि इंडिया की जो रुपीज़ है कुछ टाइम से डेप्रिशिएट हो रही है, यानी डीवैल्यूएट हो रही है। डेप्रिशिएशन अलग है, डीवैल्यूएशन यानी मतलब जो चीज़ आप पहले 10 रुपये में लेते थे अब वो आपको कम से कम 15 रुपये या 12 रुपये में लेना पड़ रहा है। दैट मीन्स डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़ गई है और रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। एक्चुअली वैल्यू कम और ऊपर नीचे पता है क्यों होती है? मेजरली ये डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी पे, आप गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी है, आप कितना एक्सपोर्ट करते हो और कितना कम इंपोर्ट करते हो। दैट मीन्स आप बाहर की नेशंस पे कितने कम डिपेंडेंट हो, ये आपका बहुत बड़ा मेजर डिसाइड करता है कि आपकी जो करेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट में कितना दम रखती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यूएस है, यूएस का डॉलर आपको लगा जैसे येन है, ठीक है, आप सोचिए येन भी है, युआन भी है, चाइना के डॉलर्स हैं और भी कंट्रीज़ के नेशंस के डॉलर्स हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यूएस का डॉलर क्यों इतना प्रोमिनेंट है? क्योंकि आपको पता है यूएस के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, हर सेक्टर का, हर फील्ड का, है ना। तो यहाँ पे मेजरली जैसे कि अगर आपको कोई भी बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी रन करनी होगी तो आपको यूएस के डॉलर में ही आपको जो है करना पड़ेगा, इतना बोला बाला है इसके पास, ठीक है। तो किसी नेशन का डेवलपमेंट जो है मेजरली डिसाइड करता है उसकी जो रुपी है, उसका जो पैसा है वो कितना स्ट्रांग रहेगा। तो अभी यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने डिसाइड किया है कि इन जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें इंटरवेन करके उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। तो राइटर यहाँ पे जो है क्रिटिसाइज कर रही हैं कि अगर गवर्नमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन करती है ना तो वो मार्केट को जो है और जो है परफॉर्मेंस करने देती है, मतलब और पीछे ही धकेलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या होता है या फिर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे आपके पास ये डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट की, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं इंडिया में, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल गुड्स लेते हो, जैसे टूथपेस्ट डे टू डे लाइफ का ले लो, जैसे टूथपेस्ट है, बाथरूम का ब्रश है, या फिर कोई भी पानी की बॉटल है, या फिर कोई भी चीज़ आप जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, सेम वही प्रोडक्ट आपको यूएसए में लेना है। तो ये इससे पता चल जाएगा कि आपका ये बास्केट ऑफ गुड्स जो है कितने प्राइस में खरीदा गया है आपने, और यूएसए में उतने ही पैसे से जो है आप कितने गुड्स जो है खरीद पाते हो। तो इससे पता चलता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू कितनी है, आप कितना एक्सचेंज कर सकते हो आपस में अपने कंट्री से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या होता है जब मार्केट एक्सचेंज रेट होता है उसमें जब गवर्नमेंट इंटरवेन करती है ना तो क्या होता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज बोलते हैं उसको, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि यहाँ पे डॉलर्स में कितना होना चाहिए, गोल्ड के फॉर्म में कितना होना चाहिए, ठीक है, मनी के फॉर्म में कितना होना चाहिए। तो ये एक्सचेंज जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना तो क्या होता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लोटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसी चीज़ का यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है कि आरबीआई के द्वारा जो है नए प्रोग्राम्स लाने की बात चल रही है। जैसे यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देयर आर सेवरल फंडामेंटल प्रॉब्लम्स विद द चेंज इन करेंसी पॉलिसी अगर हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई कंट्री, ठीक है, अपनी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको कितना डेवलप करेगी, कितना बनाएगी, अगर वो किसी की स्टेट यानी उसकी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, मान लीजिए वहाँ पे टोमेटो कितना पैदा होगा, कितना वो बेचेगा, कितना खरीदेगा, अगर ये इसको सरकार डिसाइड करेगी ना तो यहाँ पे ओपनली मार्केट में वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा। आप कहीं मत जाइए, आप 1990 का पहले का केस देखिए। पहले हमारे पास लाइसेंस राज था, ओपन इकोनॉमी थी नहीं, मार्केट क्लोज था, है ना, हम बाहर के इन्वेस्टर्स को अलाउ करते नहीं थे, मोस्टली हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा लोग थे, प्राइवेटाइजेशन तो हुआ ही नहीं था, बहुत ही नाम मात्र का था प्राइवेटाइजेशन किसी भी फील्ड में। तो इससे क्या हुआ, एकदम धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी क्लोज होने की वजह से, प्राइवेटाइजेशन ना होने की वजह से क्या हुआ, आपकी इकोनॉमी को क्राइसिस फेस करना पड़ा, ठीक है, जिसके वजह से हमने 1991 से जो है एलपीजी को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि वापस से अगर आपने अपने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करी, जो चीज़ जबकि वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है कि मार्केट में डिमांड कितना है, मान लीजिए जो प्रोडक्ट आपके इंडिया में नहीं है, ठीक है, और उसको अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये सिर्फ इतना ही 5 ही बनेगा, और जबकि डिमांड उसकी 10 है, 15 है, 25 है, और आप बना रहे हो फिक्स रेट पे, तो ये मार्केट इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है क्योंकि आपके पास डिमांड है लेकिन आप उसको सप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करोगे, फिर बाहर से मंगवाओगे उस सामान को, क्योंकि आप तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे हो। अब बाहर से मंगवाओगे तो आप अपने रुपीज़ को डॉलर में चेंज करोगे, और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि आप बाहर डिपेंडेड हो, उनसे ही इंपोर्ट कर रहे हो। तो ये तो इस तरीके से पूरा
मार्केट का सर्कुलेशन जो है वो बिगड़ जाता है, जो राइटर यहाँ पे पूरा कह रहे हैं। सेम ये चीज़ वही स्टोरी 1991 का एरा जो हमने फेस किया इंडिया के द्वारा, सेम इंडिया ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो आज भी अपने फिक्स एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की जब कोशिश करते हैं ना, तो इसी तरह की चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती है, जिसको हम पेजिंग बोलते हैं, पेजिंग एक्सचेंज बोलते हैं। जब करेंसी के रोटेशन या फिर आप बोल लीजिए एक्सचेंज को जब गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है रेदर देन मार्केट पे, ठीक है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं छोड़ती। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल, जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, रशिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड और टर्की ऐसे इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने एक्सचेंज रेट्स पे कोशिश करी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, पोटेंशियल क्या है इस चीज़ को सही करने के लिए, तो यहाँ पे वही है कि आपको लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टम पे फोकस करना होगा। यहाँ पे आपको डिमांड एंड जो फर्स्ट है आपका मेन चीज़ जो है, आपको एक्सचेंज रेट पे जो बिज़नेस साइकिल है वो हेल्प करेगी। दैट मीन्स ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके बिज़नेस साइकिल के अकॉर्डिंग अगर आपका जो ग्रोथ है बढ़ता है तो मतलब आपकी जो करेंसी है, जब आपका जैसे मैं बताऊं कि जैसे अगर आपकी ग्रोथ बढ़ेगी तो आपका एक्सपोर्ट होगा, आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास डॉलर्स में पैसे होंगे, आपका रुपये अप्रिशिएट होगा, ठीक है। और अगर वो डाउन भी होता है तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो चीप प्राइस पे हो गया। आप इंपोर्ट थोड़ा कम करोगे तो बेनिफिट होगा, लेकिन इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाएगा जब आपकी रुपीज़ की वैल्यू डाउन होती है, तो एक्सपोर्ट पे फोकस करता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि और अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस जो है वो अपने आप करती हैं स्टेबिलिटी और रियल एक्सचेंज रेट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है तो ये मार्केट को ही जो है कोलैप्स कर देती है, क्योंकि मार्केट अपने से ही जो है डिमांड एंड सप्लाई का जो कर्व है उसको फॉलो करेगी, जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, राइट। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया ओवरऑल। और यहाँ पे होप्स हो यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज़ को जो है एक्सचेंज मार्केट में ऑल्दो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे कोशिश है कि गवर्नमेंट जो है एक ओपन मार्केट के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। तो यहाँ पे अच्छे मतलब ऐसा ना हो कि एक्सचेंज रेट को कौन करेगा, क्या करेगा, कितना करेगा, इन सारी चीज़ों से पछड़े में पड़ने से अच्छा है मार्केट को फ्रीली फ्लोट करा जाए, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो है हम इन्हें आगे बढ़ने दें। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। थैंक यू।